कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड्स पर लिए जाने वाले इंटरेस्ट के बारे में। बहुत शिकायत होती है कंज्यूमर्स को कि हमने क्रेडिट कार्ड लिया, उस समय तो हमें इतना पता नहीं था, बाद में या जब हम कभी पेमेंट नहीं कर पाए तो 30% से भी बियॉन्ड इंटरेस्ट ले लिया जाता है, जो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। इसी बात को लेकर एक केस आवाज़ ट्रस्ट ने फाइल किया नेशनल कमीशन के सामने, जिसमें एक मिस्टर ठाकुर थे। उनका कहना था कि उनसे 90,000 रुपया अधिक इंटरेस्ट चार्ज किया क्रेडिट कार्ड को लेकर। और नेशनल कमीशन के सामने जब ये केस आया तो नेशनल कमीशन में उसमें ऑर्डर किया कि 30% से अधिक बैंक्स और या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यदि क्रेडिट कार्ड होल्डर से इंटरेस्ट लेते हैं तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाएगा। इसी केस को लेकर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर था 7 जुलाई 2008 का, उसको उन्होंने चैलेंज किया। इसमें अपील फाइल करने वाले बैंक्स थे हांगकांग शंघाई कॉरपोरेशन, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इन सब ने मिलकर अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। अब जब नेशनल कमीशन के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई। इन बैंक्स ने जो जो तर्क दिए उसको गंभीरतापूर्वक सुना गया। बैंक्स का जो तर्क था वो ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर है कि कुछ डायरेक्शन दे सकें, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक पॉलिसी के तहत ट्रस्ट में रूल्स रेगुलेशंस बना सकें, तो उसको चैलेंज करने का अधिकार कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल को नहीं है। ये जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाने का फॉर्मूला था या रेगुलेशंस था वो आरबीआई का बनाया हुआ था और वो उसका स्टैट्यूटरी फंक्शन है। इसलिए कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल इस पर सुनवाई नहीं कर सकता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगाया जाए। अब दूसरा था डिटर्मिनिंग द रीजनेबिलिटी फिक्स करने के लिए कि मैक्सिमम या मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ये भी फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, जो अथॉरिटी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। और अगला तर्क दिया गया था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट पास किया है और इस आरबीआई एक्ट के तहत उसको पावर्स दी गई है कि वो सर्कुलर इशू करे, डायरेक्शंस दे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फ्रेम करे। इसलिए पार्लियामेंट द्वारा दी गई इस पावर का आरबीआई इस्तेमाल कर सकता है। और अगला तर्क था कि आरबीआई एक्ट 1934 के प्रियम्बल में ही क्लियरली लिखा गया है कि सेक्शन 21A और सेक्शन 35A, धारा 21A और धारा 35A बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 की ये धाराएं हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्लियर गाइडेंस देती हैं कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल को रीओपन करने की और एडजुडिकेट करने की। वो बार करते हैं कि वो इस इशू को एडजुडिकेट ही नहीं कर सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था या कम था। ये सारे तर्क एक तरह से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दी गई पावर्स के ऊपर थी और इनको मद्देनज़र रख सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या ऑर्डर किया उसको हम देखते हैं। ये तो था आरबीआई की पावर्स के बारे में। अब हम आते हैं केस की मेरिट पर। केस की मेरिट को भी देखिए तो इसमें क्या है, जो केस फाइल किया गया था ट्रस्ट के द्वारा वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ठाकुर। अब इस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस फाइल करने का भी एक प्रोविज़न है, ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसके अनुसार प्रोसीजर है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 13(6) के अंतर्गत ये बहुत आवश्यक है कि कंप्लेनेंट यदि किसी के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से फाइल करता है तो उसको पहले नेशनल कमीशन या जो भी कोर्ट हो उससे परमिशन लेनी होती है।
इस केस में परमिशन भी नहीं लेगी। और दूसरी बात, एप्लीकेशन परमिशन के लिए कब डाली गई? जब सारा कुछ हो गया और रिजर्व पर ऑर्डर के लिए जब रिजर्व कर लिया गया 22/5/2008 को एक एप्लीकेशन फाइल की परमिशन की, जो कि उस समय एंटरटेन नहीं की जा सकती थी। और अगला पॉइंट एक और था कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से कोई केस फाइल करते हैं तो आप कैसे फाइल करते हैं, डिपेंड इस बात पे करता है। इसमें इन्होंने क्या किया, केस तो लिया मिस्टर ठाकुर का और फिर कहा कि सारे बैंक एक्सेसिव चार्ज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और सारे बैंक कहा, लेकिन नेशनल कमीशन ने सारे बैंक्स को कोई नोटिस नहीं दिया। ये एक तरह से एक और ऑब्जेक्शनेबल बात थी कि जब आप सारे बैंक्स की बात कर रहे हैं तो आप एक व्यक्ति के लिए नहीं, आप सारे क्रेडिटर्स के बारे में बात करिए। तो सारे क्रेडिटर्स के बारे में तो ये केस फाइल किया ही नहीं गया था, ये फाइल किया गया था एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। यदि वो सारे लोगों के लिए फाइल करते तो कुछ क्लास एक्शन के शेप में, तो सबसे परमिशन भी लेनी आवश्यक थी। मतलब कैसे फाइल कर रहे हैं उसका प्रोसीजर भी अलग होता, और फिर सारे बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, इंक्लूडिंग आरबीआई, सबको नोटिस देते, जो कि नेशनल कमीशन ने किसी को भी नोटिस नहीं दिया था। अब जुरिडिक्शन का इशू आता है कि क्या नेशनल कमीशन को जुरिडिक्शन थी इस केस को एडजुडिकेट करने की? तो तर्क ये भी दिया गया था कि जब एक और बैंकिंग सिस्टम में ऑलरेडी प्रोविज़न है और एक रास्ता है, सर्विसेज के अम्ब्रेला में ये केस नहीं आता। अगला तर्क ये भी दिया गया कि एग्रीमेंट की क्लॉजेज में बड़ा स्पष्ट रूप से किसी भी क्रेडिट होल्डर को सब कुछ क्लियर बताया जाता है कि कब कब इंटरेस्ट बढ़ाया भी जा सकता है। ड्यू कोर्स में यदि कोई सर्कुलर होते हैं, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं या कोई रूल बनाया जाता है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर टाइम टू टाइम कोई सर्कुलर हुआ है क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को बढ़ाने का, या किन कंडीशंस में बढ़ाया जाएगा, कब डिफ़ॉल्टर होता है व्यक्ति और डिफ़ॉल्टर होने पर कितना गुना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, या कब किस सिचुएशन में बढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ एग्रीमेंट की क्लॉजेज में होते हैं। उस पर क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है वो ऑलरेडी साइन करता है। मेरिट्स पे देखने पर कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया और ना ही कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रूव हो पाई कि कहाँ पर बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स के विरुद्ध कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। अंत में ये भी कहा गया कि आरबीआई के ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई दबाव या किसी तरह की डायरेक्शन आरबीआई को नहीं है कि वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई कैप कर सकता है। कोई कैप करने का प्रोविज़न है भी नहीं और आरबीआई स्वतंत्र है अपनी तरह से कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करने का। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अंततः हुआ यही क्या कि ये केस पूरे प्रॉपर प्रोसीजर से फाइल नहीं किया गया, और दूसरा जिस विषय को उठाया गया वो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न था, और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न्स होने पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इस मामले में सक्सेसफुल हुए और कंप्लेनेंट को इसमें कोई राहत नहीं मिल सकी। स्थापित ये हुआ कि यदि आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तो उसको यदि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉलो करता है तो उसमें वो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज भी नहीं होगी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी नहीं मानी जाएगी। नेशनल कमीशन के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें और हमारे साथ आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।